अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और सना अमजद का सलाम सुबह सुबह कबूल कीजिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है। हमेशा की तरह आज भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता करे, नसीब करे। इसके साथ साथ आज हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। अब है मग़फ़िरत का अशरा। इस अशरे की मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगी और अल्लाह के हुज़ूर यही दुआ करेंगे आज की इस महफ़िल में हम कि रहमत रब की बरसी। पहले अशरे में रहमत बरसना बंद नहीं हुई है, रहमत होती है तो मग़फ़िरत इंसान तलब कर सकता है। तो अल्लाह की रहमत रही हम पर, अब इंशाअल्लाह उस रहमत के सदक़े में जो है हम सब दुनिया आलम में जितने भी मुसलमान बसते हैं, हम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहाएंगे और अपने गुनाहों की, अपने अमालों की मग़फ़िरत तलब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। और ख़ास तौर पर जब हम रहम की बात करते हैं, जब हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें बेहतर ज़िंदगी नसीब करो, या अल्लाह हमें जितनी भी मुश्किलें हैं हमारी उनको हमसे दूर कर दो, हमें एक अच्छी बेहतर जो है वो ज़िंदगी हम गुजार सकें। और इस वक्त जिस सिचुएशन में ये दुनिया आलम है, कोरोना वायरस है, इस वबा ने बड़े से बड़े ममालिक को जो है वो इस वक्त इस काबिल कर दिया है कि वो एहसास कर सकते हैं कि हमारी औकात क्या है। वो जो अपने आप को क्या कहूँ मैं, शायद अपने आप को फ़िरौन समझते थे कि हम तो इतने ताकतवर हैं, हमारे पास तो हर तरह की सहूलत, हर तरह के वसाइल मौजूद हैं और हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने करके भी दिखाया। वो चाँद तक पहुँचे, आज जो है वो सितारों तक पहुँचने की बात की जा रही है। लेकिन द पॉइंट इज़, जो समझने की बात है वो ये है कि ये सारे दावे और इस तरह की तमाम तर चीज़ें आज उनकी हकीकत क्या है, सब कुछ ज़ीरो हो के रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नाम निहाद लोग इस तरह के हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर ऐसा वक्त आता है कि आप ये कहते हो या अल्लाह मैं इस शख्स पर गुस्सा करूं या मैं इस पर रहम खाऊं, क्योंकि इतना सब कुछ नज़र आने के बावजूद भी इस शख्स को अक़ल नहीं आ रही, इसको समझ नहीं आ रही। तो उस लम्हे दिल करता है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद कर दे। मैं इस वक्त ज़िक्र कर रही हूँ उस मोदी का जिसको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर नज़रें तो दी हैं, लेकिन वो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो देख ही नहीं पा रहा। कहने को वो एक बहुत बड़ी रियासत पे हुक्मरानी कर रहा है, लेकिन उसको अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी, उसको वो दिल नहीं दिया कि वो लोगों पर रहम कर सके। मैं कश्मीरियों का तो ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो उसकी हुक्मरानी में रहने वाले इंडिया के लोग हैं, मैं इस वक्त उनसे मुखातिब होंगी और मैं आपसे कहूँगी कि आपने किसको चुना अपनी हुक्मरानी के लिए? वो जो आप लोगों को ही लड़ा रहा है, वो जो पड़ोसी आपस में चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे या किसी और नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे या किसी और मज़हब के मानने वाले लोग थे। हमने तो यही सुना था कि इंडिया में भी लोग पड़ोसियों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी कौम है। ये कौन शख्स है जिसने फ़िरका वारियत फैला दी, जिसने आप लोगों को ही आपस में लड़ा दिया? एक दस्तरखान हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन इस शख्स ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उससे बढ़कर जो इस शख्स की का मकरू चेहरा लोगों के सामने आया, जब कोरोना की वजह से हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि इंसानियत इस वक्त सबसे बड़ी और बेहतर ज़रूरत बन चुकी है किसी भी नेशन के लिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। वहाँ कश्मीर के लॉकडाउन को आज 5 मई है, 275 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि कुछ दिनों बाद 1 साल हो जाएगा कि कश्मीर पर जिस तरह से इस मोदी ने, इस हिंदुआना सोच ने लॉकडाउन करके रखा हुआ है। लोग परेशान हैं, हम कुछ दिनों से इस लॉकडाउन का शिकार हैं और उसमें ही हम एकदम से तड़प के रह गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। ज़रा एक लम्हे को, वो कहते हैं ना कि जब तक आप पर ना गुज़रे, आप पर ना बीते, आपको महसूस नहीं हो सकता। यकीन करें, ये जो हम जिस लॉकडाउन में हैं और एक वो लॉकडाउन है जिसका कश्मीरी इस वक्त शिकार हैं, इंटरनेट,
تعلیم ہو، ان کی صحت کی ضروریات ہوں، ان کی خوراک ہو، ایون کہ اللہ نہ کرے اگر ان کے یہاں کوئی تدفین ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دفنا بھی نہیں سکتے۔ ہم تو بڑی آسانی سے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، الحمدللہ آج رمضان ہے، ہم اپنے رمضان بھی جس طرح سے بھی ہے بہت بہتر طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن وہاں پر عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے، کوئی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو پیلٹ گنز کے ذریعے اس کی آنکھوں کو چھنی کر دیا جاتا ہے، اس کی بینائی چھین لی جاتی ہے۔ اتنا ظلم ہے، اتنی بربریت ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کشمیری لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے۔ اور آج جب ہم 2020 کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کو آزادی رائے کا حق ہے، ہر شخص اپنی زندگی بہتر گزار سکتا ہے، وہاں پر اس خطے میں اس طرح کی بربریت، اس طرح کا ظلم، شرم آنی چاہیے۔ میں تو پھر یہی کہوں گی اس مودی کو جس نے یہ ساری سچویشن اس ماحول میں بھی کریٹ کی ہوئی ہے، اور اس لمحے ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ جس شخص کو عقل نہ آئے اس کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جس طرح سے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، جس طرح سے اس وقت اس نے وہاں پر کشمیری لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کتنی جانیں قربان ہو گئیں اس عرصے میں۔ ایک عرصے سے وہ لوگ اپنی جنگ لڑتے آ رہے ہیں، لیکن پچھلے 1 سال سے جو وہاں پر سچویشن ہے نا، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس وقت کرونا کی سچویشن میں وہاں پر کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، آیا ان کو کیا سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، وہ کس طرح سے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں جان تک سکتا، کیونکہ نہ وہاں پر میڈیا کو کوریج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ وہاں پر انٹرنیٹ ایکسس موجود ہے، اور خاص طور پر اب یہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور زیادہ اس مودی کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی وہ جو بھارتی فوج ہے، کس طرح سے وہ فوجی ہیں، آپ فوجی جوان ہیں، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ آپ اس طرح کے معصوم نہتے لوگوں پر آپ لوگ گولیاں چلاتے ہیں، آپ ان پہ ڈنڈے برساتے ہیں۔ میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ، وہ ایک اسلحے سے لیس ایک پولیس والا ان کا فوجی جوان انڈیا کا، اس کے سامنے آ کے وہ بچہ کھڑا ہو گیا اپنا سینہ تان کر۔ بچے وہاں کے آزادی مانگ رہے ہیں، وہاں کی خواتین ان کی عصمت دری کی گئی۔ یہ جس ماحول میں آج ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جب ہم کشمیریوں کا ذکر کرتے ہیں تو یقین کریں ایک لمحے کو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں ہم ان کے لیے کیا کر سکے۔ میں اقوام متحدہ کے جو سپوکس پرسن ہیں، میں ان کا بھی ایک بیان پڑھ رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی اس وقت اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، وہاں تک رسائی ممکن ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے ماحول میں ان کو موقع مل سکے کہ ہم جان سکیں وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ بھی شور مچاتا ہے، لیکن یہ مودی جو ہے یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی چاہوں گی کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، الحمدللہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، مغفرت کا عشرہ ہے، جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں گے، جہاں ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت کے صدقے میں اس پوری دنیا سے جہاں جہاں پر بھی انسانیت بستی ہے اور وہ اس وبا کا شکار ہے، ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ وہیں آج ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اب دعاؤں سے بڑھ کر ایک اور قدم آگے بڑھانے کی بات ہے کہ ہم ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کی نسل تباہ ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ وہ جو بچے جو اس طرح کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہوں گے، ان کی کیا ذہنی نشو و نما ہوگی، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، وہ کیا سوچ کر اپنی زندگی اس لمحے گزار رہے ہوں گے۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے محرم، جن کے پیارے گھروں سے نکلتے ہیں اس آزادی کی تحریک کو لے کر، اور شاید ان کے جنازے واپس آتے ہیں اور ان کو یہ بھی موقع نہیں دیا جا سکتا کہ ان کو دفنایا جا سکے۔ اس سارے ایکشن کو آج اس پلیٹ فارم سے جی اٹھا پاکستان کے ہم کنڈیم کریں گے، اور میرے ساتھ آج کچھ خاص شخصیات موجود ہوں گے جو اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ جب بھی یہ بات ہوتی ہے میں خود بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں، بیکاز اتنا عرصہ گزر گیا، ہم بچے سے جوان ہو گئے، اور اب شاید ہم بھی
اس بات کو سنتے سنتے تھک گئے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جو حل ہونے کو ہے، لیکن کیسے حل ہوگا، بس یہی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جی اٹھا پاکستان میں آپ کو جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج 5 مئی یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہوا، ویسے تو کشمیری ایک عرصے سے ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس اذیت کا شکار ہیں کہ وہ بھی ایک آزاد ماحول میں، وہ جنت نظیر وادی میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، اپنے جو زندگی کے مسائل ہیں، جو اپنی زندگی کی خوشیاں ہیں، جو اپنی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو مل جل کر پورا کر سکے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ذرا ایک لمحے کو سوچ کر تو دیکھیں، یہ چھوٹا سا لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے یہ ہمیں اتنا تکلیف دے رہا ہے، تو ان کی تو نسلیں اس لاک ڈاؤن، اس کرفیو کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو کچھ ویڈیوز کشمیر کی آپ نکال کے دیکھ لیجئے۔ آج 5 مئی ہے، 275 دن گزر چکے ہیں، اور یہ اتنا شدید کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے جہاں پر میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح کی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے علاج معالجے کے لیے، تعلیم تو ایک طرف، وہ بیمار ہیں تو ان کو دوائیاں میسر نہیں ہیں، گھر میں بچے ہیں تو وہ دودھ لینے باہر نہیں جا سکتے۔ جو گھر سے باہر نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا تو زندہ رہا ہے، لیکن وہ واپس شاید 4 کندھوں پر آئے، اور 4 کندھے بھی نصیب نہیں ہونے دیتے۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، آپ گھر سے باہر جھانکتے ہیں تو آپ کو پیلٹ گن سے آپ کی آنکھوں کو چھنی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار مناظر پہلے ہم انٹرنیٹ پر دیکھ پاتے تھے، لیکن اب کرونا کی وجہ سے وہاں کیا صورتحال ہے یہ بھی ہم نہیں جان پا رہے، کیونکہ وہاں پر کسی بھی طرح کا مواصلاتی نظام جو ہے وہ انہوں نے اس وقت آپریٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ وہ 365 دن گزر جائیں گے کچھ دنوں بعد، آج 275 دن ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کو۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے کچھ محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے۔ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور اپنی پارٹی کے لیے جب بھی انہوں نے بات کی بڑی اسٹرانگلی بات کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حق کی بات کرتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو آج انہی سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی بھی اور ایز اے ہیومن بینگ یہ کیا سوچتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی۔ آپ کو یہ عشرہ مبارک، ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی بھی، پوری دنیا کی بھی یہ جو وبا اور مشکل ہے اس سے ہم سب کو نکالے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، کشمیری بہنیں ہیں، انہیں بھی، ان کے لیے بھی اب کوئی راستہ نکلے باعزت زندگی گزارنے کا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا، جو کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اور جو حقوق اس کے ساتھ دیے ہیں، وہ بھی اپنے ان جملہ حقوق کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ، اپنی امنگوں، اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، جس کا حق انہیں عالمی برادری نے بھی دیا ہے۔ قومی وہ جو بین الاقوامی سلامتی کونسل ہے UN کی، اس نے بھی انہیں یہ حق دیا ہے۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اب یہ لاک ڈاؤن اگر جو ہم اپنے اوپر سے، پوری دنیا پر سے ختم ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کرے، اس پوری دنیا کا بھی ضمیر جاگے کہ اب ان کے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکلے۔ اچھا، آپ نے ضمیر جاگنے کی بات کی تو مجھے یاد ہے، بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے، آپ کو یاد بھی ہوگا، بڑی شارٹ میموری ہو گئی ہے ہماری، کیونکہ انسیڈنٹس اتنے زیادہ بیک ٹو بیک ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے امیزون کے جو جنگلات ہیں وہاں پر آگ لگی تھی،
पूरी दुनिया ने शोर मचाया था। और बहुत अच्छी बात है, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा, ये तो मेरा दीन कहता है कि जो शजर बशर इनका ख्याल रखा जाए, गैर ज़रूरी तौर पर दरख्तों को ना काटा जाए। वहाँ आग लगी, वहाँ जानवर जल गए, वहाँ दरख्तों का नुकसान हुआ, मैं कंडेम करती हूँ उस चीज़ को सबसे पहले, क्योंकि मुझे मेरा दीन ये सिखाता है कि हिफाजत करो। जंग भी हो तो इस तरह मना किया गया है कि आप इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। लेकिन एक अरसे से कश्मीर में जो हो रहा है उस पे जो है कहीं शोर आता है, फिर खामोशी हो जाती है। ये कैसा शोर है कि ये मोदी के कान पे जूं नहीं रेंगती, उसको शर्म नहीं आती, उसको हया नहीं आती? देखिए, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चंगेज़ खान पैदा हुए हैं जी। और मैं समझता हूँ कि रियासत भारत ने तो आज की सबसे मैं समझता हूँ कि जालिम तरीन और सफाक चंगेज़ी रियासत होने का सबूत दिया है, यानी बेहिसी के मामले में। शायद पूरी दुनिया में भी अब ये बात आ रही है कि वो जो एक मकाफ़ात अमल की हम बात करते हैं, रिट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, और ये कोई भी मज़हब हो, कोई भी मसलक हो, कोई अक़ीदा हो, शायद पूरी दुनिया की अक़वाम इस बात को मानती है। ये मुहावरा है, व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। तो मुझे ये लगता है कि ये इस तरह का मकाफ़ात अमल है कि कश्मीर में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने पहली मर्तबा इस पर आवाज़ उठाई और उन्होंने वहाँ इस बात को तस्लीम किया और ये रिपोर्ट किया कि वहाँ जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है। आर्टिकल 370 का ख़ात्मा, फिर 35A का ख़ात्मा इंडिया के आइन का, वो ज़ाहिर है कि इंसानी हुकूक ही की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं, वो बैन अल-अक़वामी क़वानीन और समझौते की भी ख़िलाफ़ वर्जी थी। फिर भी पूरी दुनिया या कौमी वो जो ये जो UNO की सलामती काउंसिल है उसमें मतलब है कि इस मामले पर कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई। ये ड्यू है, आलमी बरादरी के ज़मीर को रिस्पॉन्ड करना है, अपनी पिछली करारदादों को एंडोर्स करना है, ख़ास तौर पे जो ये नई लहर मजालिम की, वैसे तो 70 सालों से ये जुल्म हो रहा है, लेकिन जो नई लहर आई हुई है इसके तोड़ के लिए पूरी दुनिया ने कुछ नहीं कहा। तो बिल्कुल ये महसूस होता है कि वो कोरोना पूरी दुनिया के वायरस को जमा करके एक जगह उनको तोले और वजन करे तो वो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं पूरी दुनिया का कोरोना। उस 1 ग्राम के कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक के हेल्थ केयर सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी है, उन हुकूमतों ने घुटने टेक दिए उसके आगे। तो मेरे ख्याल में ये उनको झंझोड़ने, उनको जगाने के लिए भी अच्छा, है। अब जब हम कोरोना से निकलेंगे तो फिर दुनिया कैसी होगी, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसी नहीं होगी जैसी हमने कोरोना से पहले देखी थी। इससे अक्सर बहुत बड़ी तब्दीली हम देखेंगे, होनी चाहिए। इस वक्त एक बहुत मोहतरम शख्सियत जो बहुत बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, दूर अंदेश शख्सियत हैं, मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, जान अचकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपको पहले रमज़ान की मुबारकबाद देंगे और इस दूसरे अशरे की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो एक अरसे से जो कश्मीरी हैं वो इस कर्फ्यू का शिकार हैं, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है, लेकिन पुलवामा के हादसे के बाद ये जो एक सख्त लॉकडाउन किया गया और उसके बाद जब ये कोरोना की सिचुएशन हुई तो इसे और ज़्यादा मज़ीद सख्त कर दिया गया। तो दुनिया खामोश थी पहले, अब तो कोरोना में सबको अपनी पड़ी है, लेकिन हम तो पहले भी खामोश रहे, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया क्या नहीं कर सकती। आप तस्दीक करें कि कश्मीरी बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपने पिछले दिनों में, हफ्तों में कश्मीरियों की आवाज़ के बाद उनकी जो न्यूज़ वहाँ से आ रही है, वो हम देख रहे हैं कि बड़ा खौफनाक है। पहली दफ़ा कश्मीरी जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो बहुत ही वायलेंट हो गया है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि पाकिस्तानी फौज के कर्नल लोग घर मर रहे हैं, तो रिएक्शन आ रहा है कश्मीरियों की तरफ से। वो दुनिया से रिएक्शन के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि पहली दफा जो कश्मीर वादी है और कश्मीरी जो यूथ है वो वायलेंट तरीके से एमरजेंसी की तरफ, जिसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं रेजिस्टेंस कहता हूँ क्योंकि ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है वो रिएक्शन कर रहा है, वो रेजिस्टेंस है और ये लेजिटिमेट है दुनिया के तमाम उसूलों के मुताबिक। तो हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस की एक नई लहर आई है, नई बाधा आई है हिंदुस्तान में। इसका जो है तो उनके 9/11 के बाद वो नहीं कर सकते थे और दुनिया भी ये समझती थी कि 9/11 के बाद अब जो है वायलेंट रेजिस्टेंस का दौर खत्म हो गया है, जिससे ये असलियत पसंद तो नई लहर से साबित हो रहा है कि कश्मीरी हिंदुस्तान की लॉकडाउन को और उनकी जो फाशिस्ट पॉलिसियों को अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया के दिन नहीं बैठेंगे, वो हमारे लिए नहीं बैठेंगे कि कब हम जाके उनके हकूक के लिए आवाज उठाएं और फिर जो है वो भी बाहर आ जाए। अब तो इस हद तक पहुंच चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर अब इस वक्त रिएक्शन दिखा रहे हैं कि शायद पिछले 20 साल में हमने नहीं देखा, और इसके खौफनाक नतीजे इसलिए आएंगे कि पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी। हिंदुस्तान की न सिर्फ दाखिली तो इस्तेहकाम है बल्कि इस पूरे रीजन की इस्तेहकाम हो अजय रहा है। साहब, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये तो एक इंसानी फितरत का भी अगर हम जिक्र करें, जब आप इतना डराएंगे, जब आप उनके हर घर से लाशें उठाई हैं, वहाँ के लोगों ने हर घर से कुर्बानी गई है इस कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो अब तो मौत वो अपने सामने देखते हैं। जब दिल से मौत का डर ही निकल जाए, और एक मुसलमान होने के नाते तो हमारा ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर भरोसा है, तो जिस तरफ आप अंदेशा इस वक्त कर रहे हैं, जिसका आप इजहार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं, डू यू थिंक कि ये एक रेवोल्यूशन ला सकेंगे अब कश्मीर की आज़ादी में? देखिए, कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान की बस की बात नहीं रहा। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान की जो दाखिली स्टेबिलिटी कोहेजन है वो खत्म होने जा रहा है। हिंदुस्तान की पॉलिसियां सिर्फ कश्मीर के खिलाफ नहीं है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें जो 20 करोड़ ज्यादा मुसलमान है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उनके खिलाफ दिखाया है। इसी तरह जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो सिख माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ भी इनका जो है एक फाशिस्ट पॉलिसी है। और अब वो भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अब माइनॉरिटीज के लिए न सिर्फ कश्मीरी बल्कि बाकी जो माइनॉरिटीज है उनके महफूज जगह नहीं रही। ये हम पहली दफा देख रहे हैं जो हिंदुस्तान अमन की बात करता था, सेक्युलरिज्म की बात करता था, और माइनॉरिटीज के दरमियान एक स्टेबिलिटी और कोहेजन और सॉलिडरिटी इस्तेहकाम की बात करता था, अब कोरोना टेररिज्म की बात कर रहा है, अब कोरोना जिहाद की बात कर रहा है, अब तबलीगी जमात को टारगेट कर रहे हैं, अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो जो दाखिली इस्तेहकाम के लिए राजनीतिक पॉलिसी है कि आप न सिर्फ एटलीस्ट हो अपने लोगों के साथ जो मेजॉरिटी बल्कि माइनॉरिटी के साथ भी आपके ताल्लुकात सही हो, तो वो बुनियादी जो फंडामेंटल रिश्ता है वो जो है खतरे में, जिससे हिंदुस्तान के अंदर से एक्सप्लोजन का खतरा है कि हिंदुस्तान के अंदर टूट फूट इतना का जो प्रोसेस है वो इतना तेज हो कि खुद हिंदुस्तान न सिर्फ पूरे खिते के हिंदुस्तान एक खतरनाक तरीके से थ्रेट बन जाए। तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की इस पॉलिसी की वजह से उनकी मीशत पे, उनकी खर्जा पॉलिसी और सिटीजन के किरदार पे बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं। राइट, डेफिनेटली ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस वक्त जो स्पेशली कश्मीर की जो मीशत है उसका क्या हाल होगा, और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें किस तरह की सिचुएशन। लेकिन इस वक्त अगर मैं राइट नाउ अगर मैं किसी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वो तो ये कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए वो मुहैया की जाएं, और मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेट की सर्विसेज ओपन की जाएं, ताकि पता तो चल सके कि आया उन तक एड पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, वो कोरोना की वजह से क्या हलाकतें हैं वहाँ पर, क्या सिचुएशन है। सो इस हवाले से आपको लगता है कि क्या आप राइट नाउ क्या डिसीजन या क्या स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, कोरोना कश्मीर में मकबूजा तेजी से फैल रहा है। जो हजारों जवान इस वक्त जेलों में हैं, वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। जो आम आबादी है वो सफर हो रही है। मेडिसिन जिस तरह आपने इशारा किया नहीं है, इसी तरह जो अस्पताल हैं वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आपको खबरें मिल रही कि जो इंटरनल माइग्रेंट्स थे
उनको बुनियादी सहूलतें नहीं थी, हज़ारों मील वो पैदल गए हैं और जा रहे हैं। तो कश्मीर में तो इस वक्त है, किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो आवाज़ें निकल रही हैं वो भी यानी फिजिकली लोग मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को, ताकि अपने हालात से को बाखबर रखा जा सके। तो कोरोना की वजह से जो कश्मीरी इस वक्त मर रहे हैं, वो एक खौफनाक हद तक मौत में इजाफा हो रहा है, और इस स्टेटिस्टिक्स आदमशुमार हिंदुस्तान की मजबूरी आदमशुमार का हिस्सा नहीं है। वैसे भी हिंदुस्तान कोरोना की वजह से जो मुतासिर हैं उनके तादाद को छुपा रहा है, चाहे वो डेथ्स हो या बाकी जो लोगों तरीके से जो फैल रहा है, और दुनिया पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान कि हम जो है कोरोना पे काबू पाने में हमारी पॉलिसियां कामयाब हैं। लेकिन कश्मीरियों में जो कोरोना फैल रहा है, उनके डेथ्स उनकी जो है नंबर वो भी छुपाए जा रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि किस तेजी से उम्र में फैल रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, आप लोगों को बुनियादी सहूलियात सेहत के देंगे, हॉस्पिटल नहीं है या फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें पूंजी है उनके है, तो ये खौफनाक ह्यूमन राइट्स की तो पहले डेफिनेटली लोग ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं, कि मैं यही पॉइंट फ़ारूक सितार साहब आपकी तरफ भी लाऊंगी कि वो तो वैसे ही नस्ल कुशी करना चाहते हैं, वो तो पहले ही चाहते हैं कि जी मकरू अज़ाइम है और उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, जिसका मकरू चेहरा, उसकी सोच, उससे सब वाकिफ़ हैं। इन हालिया रिपोर्ट्स में पिछले कई अरसे से अब जब कोरोना है, तो डू यू थिंक कि वो हस्पतालों में इस तरह की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे, या उनको वो जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो दे रहे होंगे, क्योंकि वो तो पहले ही उनके जान के दुश्मन हैं, और इस कोरोना की वजह से तो उन्हें और मौका मिल गया, और उन्होंने ये जो सब कुछ लॉकडाउन कर दिया है, इसकी वजह से नंबर्स भी नहीं हैं। चलें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मुस्तकिल बुनियाद पे चले, फ़िलहाल इस मसले को भी एड्रेस ना करें उस तरह से जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह हम सब और पूरी दुनिया उनसे मुतालबा कर रही। लेकिन कम से कम ये जो इतना बड़ा इंसानी अलमिया है, और ये जो कोरोना की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें जिस तरह दुनिया की हुकूमतें अपने दीगर शहरियों के लिए जो उनके बस में है वो कर सकती है, और वहाँ के शहरी भी आज़ादी के साथ अपनी मदद आपके तहत जो कुछ वहाँ करना चाहें कर सकते हैं। वहाँ की फलाही तंजीमें हैं, वहाँ की मुख्तलिफ नौजवान रज़ाकार फोर्सेस हैं, वो तो कम से कम कर रही हैं। लेकिन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो जारहियत, बर्बरियत और सफाकियत की जो बदतरीन मिसाल बना हुआ है जो ख़ित्ता पूरी दुनिया में, तो वहाँ के लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों के लिए ही कुछ कर सके। तो कम से कम ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ये करारदाद ज़रूर पास करनी चाहिए, इस वक्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि इतना बड़ा इस इंसानी अलमिया होने जा रहा है। 80 लाख से ज़्यादा वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर में, जहाँ जबरन 70 सालों से ज़्यादा भारत का कब्ज़ा है, गैर क़ानूनी कब्ज़ा है, निहत्ते मासूम कश्मीरियों के साथ जो सलूक हो रहा है उसका हम बार बार ज़िक्र करते हैं, और क्या नहीं हो रहा वहाँ। तो लेकिन अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इतने बड़े इंसानी अलमे पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो अल्लाह ना करे, मुझे डर और ख़ौफ ये है कि जो अमेरिका और यूरोप में फिगर्स आए हैं, जो स्पाइक्स आई हैं, हमें मालूम भी नहीं चलेगा वो स्पाइक वहाँ पर आके चली भी जाएगी। और एक कोरोना तो भारत के मज़ालिम का है, वो तो सिर्फ़ इस ख़ित्ते के अमन के निज़ाम तनफ़ुस या सांस या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोरोना नहीं है जो उनका जुल्म है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनका जुल्म और बर्बरियत है, बल्कि ये वाला जो कोरोना है, ये भी जो जुल्म ढा रहा है, जो क़यामत के मनाज़र वहाँ पर कायम होंगे, इससे पूरी दुनिया को कम से कम रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमारी हुकूमत को भी, हमारी सिफारतकारों को भी, जहाँ हम बाकी मामलात को उठा रहे हैं, तो पूरे आलमी ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ने की ज़रूरत है। समंदर पार पाकिस्तानियों के अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को और कैटेगराइज करके डिस्कस करें, आपने कहा इंसानियत का मामला है, यहाँ पर हर शख्स को एहसास करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर वो अमलन कुछ कर सकता है तो उसको सामने आना चाहिए। लेकिन एक लेवल पर मैं बात करूँ उन ममालिक के जो मुसलमान ममालिक हैं, ठीक है, वो एक पेज पर आए
اقوام متحدہ میں، کیونکہ اگر وہ مل جائیں تو وہ کہتے ہیں نا ایک جب مٹھی بنتی ہے تو پھر جب اس کا پنچ آتا ہے تو وہ پھر نشان بھی چھوڑتا ہے اور وہ پھر تارے بھی روشن کرتا ہے. تو کیا ہم وہاں پر کہیں کمزور نہیں ہو گئے کہ ہم سب نے یکجا ہو کے اپنے مفادات کی خاطر کسی نے ہلکی سی آواز اٹھائی, کسی نے صرف سر ہلا دیا, کسی نے کہا ہاں میں ساتھ ہوں, تو یہاں پر بھی تو ہم نے خود بھی تو ہم غلط رہے نا کہیں نہ کہیں, ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا نا. یہ تو پوری دنیا کی ہی مجرمانہ غفلت ہے نا. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی ایک تعلق بنتا ہے, جن کا مذہبی بنیاد پر, اور مذہب میں انسانیت سے, احترام انسانیت سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے, اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں, تو ہمارا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اور بڑا دعویٰ ہے, سارے مسلم ممالک کا ہے. اب تک وہ ہل جل نہیں تھی. صحیح. لیکن یہ کرونا کی آمد کے موقع پر اس سے تھوڑا پہلے کچھ تھوڑی سی ہل جل ہوئی. اچھا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے, یہ جب آپ نے بھی یہ گفتگو کی کہ یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی یا یہ چیلنج ایک اپرچونٹی بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اور جب یہ چیلنج ایک اپرچونٹی بنے گا تو یہ دو چیزوں میں جنگ ہے نا جی. ایک طرف انسانی زندگی ہے, صحت ہے, بنیادی حقوق ہے, اور دوسری طرف معیشت. اچھا ہم مان لیتے ہیں, یہ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے مسلم ممالک, چونکہ انڈیا کی اکانومی ہم سے یا ان ممالک سے تھوڑی بہتر رہی ہے, اور ان کے ساتھ ان کے وہ تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں, تو اس مصلحت میں اب تک انہوں نے دوسری طرف منہ کیا ہوا تھا اور ان مظالم کو دیکھنے سے وہ انکار کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں اب تو پوری دنیا میں یہ شور اور طوفان اٹھ رہا ہے کہ انسانی زندگی کمز فرسٹ, احترام انسانیت کمز فرسٹ, بنیادی انسانی حقوق کمز فرسٹ, ہیلتھ کیئر سسٹم کمز فرسٹ. اگر اس کا حق انسانوں کو وہ ممالک نہیں دے رہے, مختلف طبقات کو نہیں دے رہے, مختلف خطے کے لوگوں کو نہیں دے رہے, تو شاید ان حکومتوں کو اور حکمرانوں کو اپنے ممالک میں یا دنیا میں بھی رول کرنے کا حق نہیں ہے. پھر سوال کیا جائے گا ان سے. اچھا اسی کوشچن کو میں چغزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی طرف بھی لانا چاہوں گی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس پہ سٹانس لے گی سب کچھ, لیکن وہی بات جو ابھی فاروق ستار صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مفاد جڑا ہے, اپنے اپنے کچھ تعلقات ہیں, تجارتی ہوں یا اور بہت سارے ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے تھی سب نے مل کر آواز نہیں اٹھائی. تو کہیں ہم غلط ہو گئے اس معاملے میں, کیا کہنا چاہیں گے آپ چغزئی صاحب؟ دیکھیے کرونا سے پہلے ہی اثرات ظاہر ہو گئے تھے. جس اقوام متحدہ کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم وہ نہیں رہا, یا اس کی جو قوت ہے منتشر ہو گئی تھی. امریکہ جو لیڈ کر رہا تھا انہوں نے یہ رہنمائی چھوڑ دی, اپنے اتحاد میں دلچسپی ختم ہو گئی. اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ داخلی لحاظ سے امریکہ فرسٹ کے نام سے انہوں نے دیکھا کہ خارجہ پالیسی کا جو کردار تھا ماضی میں ایک بیلنسر کا, وہ اب نہیں رکھا. وہ دنیا کو امریکن لیڈرشپ کے پاس ڈیوائسز کے لیے چھوڑ دیا. اب جو مضبوط اور اسی طرح بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مرضی مفادات اور منشا کے چھوٹے قوموں اور ممالک کو نگو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت شروع ہو گئے تھے جو کرونا نہیں آیا تھا. اب ہندوستان آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی پالیسیاں معاشرت کی طرف جا رہی کہ امریکہ کا اس پورے خطے میں جو مسئلہ تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے, تو اب ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اس پورے ریجن میں جو ایشوز ہیں توجہ اٹھانے کے لیے وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں. اس طرح جو اتحاد مسلم ممالک میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی وہ نہیں رہا, کیونکہ اپنے مسائل اور ہو گئے تھے کہ اب وہ جو امہ کا دور تھا وہ فنکشنل نہیں رہا. اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں دو طرفہ, انہی کے ذریعے ہم ایک نیا ریجنل اور انٹرنیشنل آرڈر میں پاکستان کو شیپ کرنے کی کوششیں کریں گے. مثال پاکستان اور چائنا کوشش کرے گا کہ ہندوستان کا مقابلہ کرے, پاکستان اور سعودی عرب کوشش کرے گا جو ریجن میں عدم استحکام کی جو قوتیں ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں. اسی طرح ایران اور ہم خیال ہمارے کوشش کریں گے کہ اس خطے میں جو امریکہ اور اسرائیل کی جاگیرہ پالیسی ہے ان کے سامنے کھڑے
तो एक नया ऑर्डर हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, इंशाल्लाह और वो इंशाल्लाह। ऑर्डर वो नहीं है जो आप पहले जानते थे। राइट, आप जो बात कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये ऑर्डर ऐसे ही हो और एक हम तब्दीली देख सकें इंशाल्लाह। अदरवाइज़ अगर हमने इन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर शायद सदियों में ऐसे मौके आते हैं जब आप सब कुछ तब्दील करने का इख्तियार रख सकें। सो एक ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जाना चकज़ाई साहब हमारे साथ मौजूद, फारूक सितार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस जन्नत नज़ीर वादी का हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, एक अरसे से वहाँ की नस्लें इस भारत की बर्बरियत इस और ख़ास तौर पर अब जो मोदी के मज़ालिम हैं वो देख चुकी हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में भी ये बात कही थी कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ तो हम हैं, इस वक्त तो मुझे इंडिया से भी हमदर्दी हो रही है, वहाँ की कौम से भी मैं हमदर्दी करूँगी। और मैं ये कहूँगी कि ये किसको चुना है आप लोगों ने? मतलब दुनिया का क्या हाल है, अभी भी ये इतना नज़र होते हुए भी अंधा है, सब कुछ समझते हुए भी ये बेअक़ल है, कम अक़ल है। इसके लिए रहम की दुआ की जाए, या इसके लिए दुआ की जाए कि अगर इसको रहम नहीं है, इसको शर्म नहीं है, तो ये नेस्तो नाबूद हो जाए। मैं मजबूर हूँ आज इस शख्स के लिए ये अल्फाज कहने के लिए कि ये जहाँ दुनिया हिल गई है कि वसाइल एक तरफ, लेकिन कोई एक पावर है जो जब चाहे तो दुनिया को यूं पलट सकती है। लेकिन ये एक शख्स है जो अंधा भी है, जो गूंगा भी है, जो बहरा भी है। ये जो अपने बंदर के निशान नहीं दिखाते, इसने कान यूँ रखा होता है, आंखें बंद की होती हैं, वो यही है शायद। तो इंडिया के जो लोग हैं, मेरी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस वक्त वहाँ बसने वालों की ज़िंदगी भी इस शख्स ने अजीरन करके रखी है। अवाम अच्छी है, अगली बार सोच समझ के इंतखाब कीजिएगा, फिर चाहे वो आरएसएस हो, फिर आपकी बीजेपी हो, ज़रा बेहतर इंतखाब कीजिएगा ताकि आप भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया भर में जो ये आप लोगों का मकरू चेहरा दिखाता है, आप अच्छे लोगों की हैसियत से सामने आ सकें। कश्मीरियों पर ये जो लॉकडाउन हुआ, इसको 275 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ना मीडिया वहाँ जा सकता है, ना इंटरनेट सर्विसेज मौजूद है। कोरोना के बाइस वहाँ क्या सूरत हाल है, ये कोई नहीं जानता। आज के दिन हम उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि गफलत कहाँ कहाँ हो गई और अब क्या हो सकता है। फारूक सितार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एक बहुत मोहतरम शख्सियत, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, एक जुदागाना अंदाज़े बयां है इनका। अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से इनको नवाजा है। जब भी मैं इनको स्क्रीन पर देखती हूँ तो मैं माशाल्लाह कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि अक्सर नज़र भी लग जाती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे जो बहुत बेहतरीन अपने पैराहे में बहुत बेहतर काम करें। और आजकल एक बड़ी खूबसूरत नशरियात ये रमज़ान की जो PTV है उस पर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। मुझे पता है अभी आप सारी ट्रांसमिशन करने के बाद आए हैं, लेकिन आपने वक्त दिया, क्योंकि हम आवाज़ उठा सकते हैं तो हमें आवाज़ उठानी है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, नवेद भाई का शुक्रिया, GTV का शुक्रिया। और बात यह है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, तो इनकी मौजूदगी में बात करना मैं हमेशा अपने लिए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि इनसे हमने बोलना सीखा है, इनसे हमने नशिस्त व बर्खास्त सीखी है, और क्या बात नहीं करनी वो भी सीखा है। बेहतरीन मुकर्रर रहे हैं अपने वक्त के। बिल्कुल, तो इनके साथ बैठ के जो है मैं हमेशा अपना कद जो है बहुत ऊंचा महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर साहब की मौजूदगी में इन्हीं की इजाज़त से मैं बात का आगाज़ करूँगा कि एक तो देखें, जो आपने एक जुमला अदा किया ना कि वो ये कौन आदमी है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद वक्त के नमरूद या वक्त के फ़िरौन की अगर तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें नरेंद्र मोदी जो है उसका नाम इस दौर में सर फहरिस्त होगा। मैंने चंगेज़ खान का बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल, मतलब कहीं से इसको जो है वो ज़ाहिर हिटलर कहा जाता है, कहीं से इसको फ़िरौन कहा जाता है, कहीं से नमरूद कहा जाता है। आपने चंगेज़ खान का बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए अब किसी और बाहर की ताकत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान को अब किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है।
ہندوستان کو جو ہے وہ خود ان کے اپنے آر ایس ایس کے، بی جے پی کے، جنتا دل کے انتہا پسند غنڈے خود اس نہج پر لے کر آ گئے ہیں کہ جس آگ کو انہوں نے 72 برسوں پہلے کشمیر میں بھڑکایا تھا، آج وہ نفرت کی، شدت کی، انتہا پسندی کی، دشمنی کی یا اقلیتوں سے تعصب کی آگ نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں بات، دیکھیے آن ریکارڈ رکھ لیجئے، میری زندگی رہی تو یہ سن لیجئے گا، دوبارہ آ کے بیان کر دوں گا، نہ رہی تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے کہ اب بھارت اپنی تباہی کی طرف بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ تباہی کی طرف آپ نے پہلا قدم بڑھایا، آپ آہستہ آہستہ چلے، نہیں، بھارت اب بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے اپنی تباہی کی طرف۔ بھارت نے ایکچولی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ہندوتوا کی تکمیل جو کہ 2021 میں کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ بہت آسانی سے اکھنڈ بھارت کا جو تصور ہے اس کا کہ جی اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہو جائے تو اس میں افغانستان بھی شامل ہو جائے تو اس میں انڈونیشیا بھی شامل ہو جائے تو اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے، اس میں سری لنکا بھی شامل ہو جائے، اس اکھنڈ بھارت کے خواب کو لے کر وہ چل رہا ہے اور ہندوستان کو ایکچولی وہ ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یہ ایک پروگرامنگ ہے جو پہلے سے سیٹ ہوئی ہوئی ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ 2021 تک بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، سو کال ان کا نظریہ یہ ہے، میں ان کے جملے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں سے پاک کرنا ہے، ہمیں سکھوں سے پاک کرنا ہے، ہمیں عیسائیوں سے پاک کرنا ہے، بھارت کو بھارت بنانا ہے، وہ بھارت بنانا ہے جو ہندوؤں کا بھارت ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ ہم جنید بھائی آگے بھی مزید کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ اسکائی پر موجود ہیں ویری رسپیکٹیبل پرسنالٹی، ان کا بھی پرسپیکٹیو جاننا چاہیں گے آج کے دن پر جب کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 275 دن گزر چکے ہیں، بٹ یہ اذیت، یہ تکلیف تو وہ کئی عرصے سے برداشت کر رہے ہیں۔ ویری رسپیکٹیبل پرسنالٹی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر اپنا وقت دینے کے لیے۔ 275 دن گزر چکے ہیں، شدید لاک ڈاؤن ہے، وہاں کیا سچویشن ہے دنیا اس بارے میں نہیں جانتی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت، کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے ہمیں کشمیریوں کے لیے، اور اس وقت انڈیا کو کس طرح سے ہم مخاطب کر سکتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں میں نرمی کرے اور ان کو ان کی زندگی گزارنے کے حقوق مہیا کرے؟ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج سے تو ہو نہیں رہا، بٹ آپ نے خود کہا کہ 275 دن ہیں جو کشمیر جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن کی، ایک کرفیو کی، ایک ٹارچر کی، ایک ظلم کی، بربریت کی، ایک وحشیانہ سلوک کی، ایک انڈین آرمی جو فوج ایک فوج جو کچھ اصولوں پہ کام کرتی ہے، لیکن انڈیا کی فوج جو بنیادی طور پہ انڈیا کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کی جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ بیانیہ جو ہندوتوا پہ، سیکولرزم پہ، ایکسٹریمزم پہ، دہشت گردی پہ اور مسلمانوں کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف جو ایک ان کی پالیسی انہوں نے اپلائی ہوئی ہے آر ایس ایس کے بیسک فلسفے کے طور پہ، جو فلسفہ یہ کرتا ہے جو جس کو ایجور نے اپنی کتاب میں بڑی کلیئرٹی ٹائپ کیا تھا پری فیز میں، کہا تھا کہ انڈیا کے اندر آنے والے دنوں کے اگر کوئی رہے گا تو ہندو رہیں گے، اور اگر مسلمان تو دے ول ہیو ٹو بی کنورٹڈ۔ تو اب اسی جو فلسفے پہ انڈیا کی آرمی جو ایک بڑا دردناک، جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے وہ کسی اصول پہ کام کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں جس وقت فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، لیگ آف نیشنز بنی، پھر یہ یونائیٹڈ نیشنز بنی، انہوں نے ان تمام دنوں میں جنگ کے کچھ اصول ڈیسائیڈ کر دیے کہ اگر آپ جنگ بھی لڑیں گے تو ان پیرامیٹرز پہ جنگ لڑیں گے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی ملک کے اندر ایک پاپولیشن اپنے آپ کو آزادی کے طور پہ یا حق خود اختیاریت کے طور پہ لے کے آگے چلے گی تو اس کوشش کو، اس اسٹرگل کو ایک لیجیٹیمیٹ، ایک قانونی اسٹرگل تصور کیا جائے گا، اور یونائٹڈ نیشن پہ یہ پابندی عائد ہو جائے گی، جیسے کشمیر کے معاملے میں بے قراردادیں پاس ہو چکی ہیں کہ ان کو وہ جو حق خود اختیاریت ہے اس کا حق ان کو دیا جائے، جیسے یونائٹڈ نیشن نے اس سے پہلے ایسٹ تیمور میں دیا یا ساؤتھ سوڈان میں دیا۔ اب اس تمام نظریے میں، تمام بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو آپ ایک چیز جو آپ نے دنیا کے حساب سے ڈسکرائب کیا کہ دنیا کس طرح اس کو دیکھتی ہے،
اور جو کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن اس وقت دو طریقہ کار تھے. ایک تو لاک ڈاؤن ویسے ہی ہے, دوسری آپ کو پتا ہے دنیا پینڈیمک سے گزر رہی ہے, True. وہ ہے کرونا وائرس. اور کرونا وائرس کے اندر نہ صرف وہ کرونا وائرس انڈین فوجیوں کے اندر پھیلا ہوا ہے, بلکہ وہ کرونا وائرس جہاں بوجھ کے کشمیریوں جو ہیں ان اس پاپولیشن کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی 6,000 کے قریب لوگوں کو 3,000 کے وقت الیکشن ہوئے تھے اس وقت, اور ابھی کہتے ہیں کہ مختلف اسٹیگرڈ طریقے سے جو انڈیا کے پنڈت ہیں, جو انڈیا کے برہمن ہیں, جو انڈیا کے ہندو ہیں, ان کو انہوں نے وہاں پہ ایک سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ اس تناظر میں بھی ضرور بیان کیجئے کہ وہاں پر جس طرح آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو نہاد وہاں پر جو یہ انڈین فوج ہے یہ وہاں پر لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہاں لوگوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا, اس پر بھی میں چاہوں گی آپ ضرور اپنا تجزیہ دیں. ایک بریک لیتے ہیں, ملیں گے آپ سے بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور دنیا تو لاک ڈاؤن کا شکار ہے, لیکن کشمیر میں 275 دن گزر چکے ہیں, 275 ڈیز ہو چکے ہیں انڈیا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. وہاں کیا صورتحال ہے, مواصلاتی نظام ہو, تعلیمی سہولت ہو, ان کے صحت کے معاملات ہو, ہر طرح کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت ورسٹ ہے, لیکن دنیا کو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کا لاک ڈاؤن ہے. محترم شخصیات میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں, جنید بھائی موجود ہیں, ہمارے ساتھ لائن پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب موجود ہیں. ایک بار پھر سے سر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بریک میں پہلے بھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی آپ نے پورا بیک گراؤنڈ رکھا کہ وجہ کیا ہے, یہ بھی پلیز عرض کر دیجیے گا کہ وہاں پر اب جو کشمیری ہیں ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے, وہ تو گھر سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, ان کی نسل کشی ہو یا ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہو, تو یہ سارے بھی جہاں پر آپ ان پہ مظالم ڈھا رہے ہیں وہاں پر آپ ان کو اس طرح سے بھی توڑ رہے ہیں. آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نریندر مودی کا جو پہلا الیکشن ہوا تھا جی, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے یہ کشمیر سری نگر جو ہے وہ ساتھ ہندواڑہ میں, ہندواڑہ سے پیچھے اگر آپ آئیں تو شوپیاں میں, اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے اور جہاں پہ پرسنٹیج جو ہے وہ جو مسلمانوں کی, اور ویلی کے اندر تو دیکھ لیں آپ, ویلی کے اندر تو مسلمانوں کی پرسنٹیج جو 89% بنتی ہے, اور اگر آپ ان کے جموں کی طرف آ جائیں تو وہاں مسلمانوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ 46% بنتی ہے. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے وہاں پہ آ کے ہندوؤں کو آباد کیا جائے. اور آلریڈی انہوں نے اپنے پہلے الیکشن میں بھی اور اس دفعہ بھی کوئی 6,000 کے قریب تو لوگ ہیں ان کو آباد کر دیا ہے, ان کو آ کے سٹیزن وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کے اندر کی بات ہے, اور دنیا کو سب کچھ پتا ہے, دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک یورپین ایمبیسیڈر کا جو وقت کیا تھا جس کو سری نگر سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, انہوں نے آ کے اپنی باقاعدہ ایک رپورٹ پبلش کی تھی, اور اس کے اندر بتایا تھا کہ کشمیر کے اندر حالات کیا ہیں, سڑکوں پہ حالات کیا ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ آج سے 10 سال پہلے کی بکس اٹھا کے پڑھتے جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں لکھی ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ ایک 6 کلومیٹر 4 کلومیٹر ایک سڑک پہ نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو 10 جو ہے وہ چیک پوائنٹ نظر آئیں گے, اور وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک نکا کر چیک کر لیتے ہیں. تو یہ کشمیر دنیا کو سب کچھ پتا ہے, لیکن ایک بنیادی کلاز یاد رکھیے گا کہ کیونکہ کشمیر میں مسلمان آباد ہیں, کشمیر میں کرسچن بھی آباد نہیں ہیں, کشمیر میں اپنا بدھسٹ بھی نہیں ہے, کشمیر میں اور کوئی قومیت نہیں ہے, مسلمان کیونکہ کشمیر آباد ہے. تو اس مسلمانوں کے خلاف وہ ایک آج دنیا میں جو ایک زیونسٹ لابی ہے, تو زیونسٹ کرسچن لابی
ट्रम्प के अंदर, बाराक ओबामा के अंदर, बुश के अंदर जो एक ज़्योनिस्ट क्रिश्चियन लॉबी का नेक्सस बन गया था, जिसको इजराइल ड्राइव करता है। और इजराइल को ड्राइव करते हुए अगर रॉबर्ट फिस्क को पढ़े तो वो उसने कैटेगोरिकली अपनी किताब में, अपनी राइटिंग में ये लिखा है, जो बड़ा राइटर है, कि इजराइल हैज अलाइंड इटसेल्फ अनस्पोकनली विद द बीजेपी नेशनलिस्ट पॉलिसी। तो जब दुनिया में इतनी बड़ी ताकतें जो यहूदियत पे मबनी हैं, वो यहूदी जो एवोलॉजिकल ज्यूज हैं, जो कहते हैं कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड, जब इस किस्म के दहशतगर्द, हिंदुत्व के दहशतगर्द से, सेक्युलरिज्म के दहशतगर्दों से आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये मत कहिएगा कि दुनिया को पता नहीं है। सही। अच्छा दुनिया को सर, पता है, लास्ट में तमाम सिर्फ के तमाम बड़े, लेकिन वो इसको हल नहीं करना चाहते। राइट, वो लास्ट इसके क्वेश्चन अंदर करना कोई चाहूंगी solution आपसे नहीं मैं। ढूंढना चाहते। सर मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, क्या जंग का कोई खतरा है? जंग का खतरा कश्मीर के अंदर तो जंग अब दोबारा शुरू हो चुकी है। आपको पता भी कल जो 21 राष्ट्रीय राइफल है, परसों उसका एक सीओ, उसका एक मेजर और उसका एक जो कप्तान है, उनको एक एम्बुश में हंदवाड़ा के इलाके में कैदीन ने टारगेट किया है। इसी तरह सीआरपीएफ की एक यूनिट है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। तो कश्मीर के अंदर जंग नहीं रुके, बॉर्डर के बाहर जंग का कॉन्सेप्ट अगर आप कहें पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, तो कंटिन्यूटी वो चलेगी जो फायरिंग की सूरत में जारी है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी न सिर्फ इंडिया तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि बहुत सारी दुनिया की ताकतें इंडिया को ड्राइव करती है। राइट, थैंक यू सो मच। जो ताकतें करती है वो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ। कोई जंग कोई सूरत हाल पैदा हो, लेकिन कश्मीर के अंदर जंग का खतरा जो है, वो जंग जो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी। वो होप इसीलिए वहां से कर्फ्यू उठाया जा रहा। जिस दिन वहां से कर्फ्यू उठा, उस दिन आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जलील कमीना दहशतगर्द नरेंद्र मोदी जो है, और उसके साथ जो उसके गमाश्ते हैं, वो अमित शाह, बाबू बजरंगी, मोहन भगवत, जो दुनिया के गलीज तरीन लोग हैं, उनके साथ जो हाल होगा इंडिया में अभी जो हो रहा है, और कश्मीरी जो करेंगे, तो वो फिर कभी वो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन तहरीक जो है वो रुकेगी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ेगी और ज्यादा चिंगारी से आगे बढ़ेगी। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जंग तो अभी भी एलओसी की खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं। पिछले दिनों भी कितने जो हैं वो शहरी वहाँ पर मारे गए, और वो भी हिम्मत वाले। वो कहते हैं हम अपने गांव, अपने शहर नहीं छोड़ के जाएंगे। वो कहते हैं हम तैयार हैं यहाँ रहने के लिए। एलओसी की बार बार खिलाफ वर्जी की। जिन दिनों ये कोरोना अभी भी मौजूद है, स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी नहीं वो डरा, उसको शर्म नहीं आई उस वक्त भी। फारूक साहब भाई देखिए, मैं यही समझता हूँ कि ये इंतहाई खौफनाक सोच है। और जुनैद ने भी जैसे कि कहा कि अब इंडिया को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, और उनके अपने घर में ही उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना ली है कि उनका जो लिबादा था, जो बनावटी था, जो सेक्युलर इंडिया का, शाइनिंग इंडिया का, वो मिथ वो पूरी दुनिया में वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, टूट गया है। और जो उनके असल अज़ाइम है, जिसकी बड़ी तफसील बताई, मेरे ख़्याल में वो वाज़े हो चुके हैं। तो जब ये जारहाना अज़ाइम हों, ये हेजिमनस अज़ाइम जिसे कहते हैं, और उसमें फिर कोरोना भी एक तरफ रह गया, क्योंकि असल जो उनके दिमाग का कोरोना है ना, कि इस पूरे ख़ित्ते में उनको रूल करना है, और उसमें ये एलओसी का एहतराम एक तरफ है, और एलओसी के उस तरफ जो गांव हैं, लोग अगर डर के खाली कर दें, तो उन्होंने अगर फिजिकल कब्जा ना भी किया हो तो समझ लें ये तो उनके कब्जे में चले गए ना। और हमारे यहाँ से हम इसलिए वहाँ बमबारी नहीं करते जवाबी, कि वहाँ भी तो वो मुसलमान हैं जो वैसे ही मकबूज हैं बेचारे। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर वो इन गाँव देहातों को खाली कराकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये दरअसल उनके इलाके और वो इसे बसाएंगे। लेकिन वो गांव वालों ने, देहातों के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ कि वो वैसी ही कुर्बानी जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी वहाँ पर रह के दे रहे हैं। तो ये पूरा खित्ता जो है, इसका मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताबनाक है। और जैसा कि भारत जितनी तेज़ी से अपनी तबाही की तरफ कहा गया कि दौड़ रहा है, तो उतनी तेज़ी से कश्मीर भी आज़ादी की सुबह की तरफ अपना सफ़र कर रहा है। बेशक, और ये होगा इंशाल्लाह। मैं अच्छा,
यहाँ मैं सलाम पेश करूँगी अपनी पाक फ़ौज को भी कि हमले में कभी पहल हमने नहीं की, लेकिन जहाँ डिफेंसिव होने का मामला आया फिर हमने उनको सही से धूल चटाई है जुनैद भाई, इसमें हमने कभी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमने हमेशा अमन की बात की। लेकिन जब हमें डिफेंसिव होना पड़ा तो हम ऐसे हुए कि उनके मैं वहीं से रब्त जोड़ता हूँ जहाँ से बात जो है मुनक़ते हुई थी। देखिए, बुनियादी तौर पे इस बात को समझ लें कि हिंदुस्तान, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, कि उस आग को लगा चुका है कि अब बुझाना उसके बस में है ही नहीं। अभी एक्सप्लॉइट हो गई, आप समझ रहे हैं, अभी एक्सप्लॉइट हो गई। मामला ये है कि इस वक्त दिल्ली की सूरत हाल अब देखिए क्या है, यानी इंतहा पसंद हिंदू गुंडे जिनका आरएसएस से ताल्लुक़ है, जिनका बीजेपी से ताल्लुक़ है, जिनका जनता दल से ताल्लुक़ है, वो ऐलान कर रहे हैं, बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने क्वारंटीन में जो लोग हैं उनमें भी तखसीस कर दिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, यानी वहाँ भी उन्होंने तखसीस कर दी। सूरत हाल ये है कि लोग रोज़गार पे नहीं निकल पा रहे, तो वो अलल ऐलान कह रहे हैं हिंदू बरादरी से कि जी वो जो परचेजिंग करें वो हिंदुओं से करें, मुसलमानों से सामान ना खरीदें। यानी सूरत हाल इस हद तक, देखें मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो कोरोना वायरस है एक्चुअली, एक कोरोना तो ज़ाहिर है न नज़र आने वाले वायरस की सूरत में, एक जो मोदी ने, अमित शाह ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, जनता दल ने, इंतहा पसंद गुंडों ने जो नफरतों का कोरोना हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर जो बो दिया है ना, जो अदावतों का कोरोना बो दिया है, जो दुश्मनियों का कोरोना बो दिया है, जो इन्होंने तासुबात का कोरोना बो दिया है, अब वो वक्त दूर नहीं है कि आप देखिएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज की आपने बात की, मैं सल्यूट पेश करता हूँ पाक फ़ौज को। उसकी वजह अब सुनिए वजह क्या है कि कितने ही बुरे हालात आए, कितना ही कुछ हुआ, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कभी भी कि किसी पाक फ़ौज के जवान ने खुदकुशी कर ली हो। और आपको पता है हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है, इनके सेनापति से लेकर इनके जितने भी सैनिक हैं उनकी सूरत हाल क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या का जो रेशो है वो कहीं और नहीं है बल्कि वो भारतीय फौज के अंदर है। अल्लाह अकबर। यानी उनकी सूरत हाल ये है कि हर महीने में 150 से 200 फौजी जो हैं वो आत्महत्या करते हैं। 150 से 200 फौजी, ये मैं आपको स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। अभी आपको पता है जो इन्होंने एलिगेशन लगाया, जिसपे DGISPR का स्टेटमेंट भी आया, दरअंदाजी की जो इन्होंने बात की है कि जी हम जो है वो कोविड-19 की जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ से आज़ाद कश्मीर से भेज रहे हैं हिंदुस्तान में। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि पागलों की दुनिया में रहते हैं, जुहला की दुनिया में रहते हैं, इनके पास शऊर नहीं है, इनके पास अक्ल नहीं है। एक तरफ दावा है कि हमारा अपना सैटेलाइट है, दूसरी तरफ दावा ये है कि हमारी बड़ी मजबूत सर्विलेंस है, दूसरी तरफ इनका ये दावा है कि हमारी बड़ी निगाहें रहती हैं हर वक्त LOC के ऊपर। यानी अव्वल तो ये बात है नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कभी हमारे स्पाई जो है वो कबूतर की सूरत में जाते हैं इनके पास, कभी हमारे स्पाई जो हैं वो अपना टिड्डी दल की सूरत में इनके पास जाते हैं। अब इनको ये लगता है कि हम कोविड-19 के पेशेंट्स यहाँ से भेज रहे हैं, तो इनको चाहिए कि अपनी जितनी ये जो फौज को जिसको लेके बैठे हैं, जिसको करोड़ों रुपया ये खिलाते हैं, और फिर उसके बावजूद जो है आलम ये होता है कि वो आत्महत्या करती हैं, इनको चाहिए कि वो चौकीदारी पे लगा दें, कहीं जैसे चौकीदार होते हैं ना घरों वरों के, उधर लगा दें, क्योंकि जिनकी नज़रों से पेशेंट्स गुजर जाएं उनको फिर जो है वो LOC पर खड़े होकर तहफ़्फ़ुज़ करने की या हिफाजत करने की जो है वो जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। उनसे तो कोई और काम करें, उनसे वॉशरूम साफ करवाएं, उनसे चौकीदारी करवाएं, उनको फिर भारतीय फौज के अंदर शामिल ना करें। यानी सोचिए कि ये किस तरह के लोग हैं। वर्दी पहनने का हक नहीं रखते, मतलब वर्दी पहनने का हक नहीं है ना इन लोगों को। बिल्कुल। यानी ये वो क्लेम है कि जिसको कोई बाशऊर आदमी माने ना कि वहां पर फिर सरहद पर ये कर क्या रहे हैं, सरहद पे कर क्या रहे हैं, कि उस सरहद पे, कि जिस सरहद पे 24 घंटे निगाहें हैं और बकौल तुम्हारा सबसे बड़े दुश्मन हम हैं, तो दुश्मन की सरहद से कोविड-19 का पेशेंट तुम्हारी सरहद के अंदर दाखिल हो जाए और दाखिल होने के बाद जो है वो बाकायदा दूसरे जितने भी तुम्हारे भारतीयों को कैरियर बना दे और तुम्हें पता भी ना चले, तो तुम्हें फिर ये काम नहीं करना चाहिए। ये तो दूसरे लफ्जों में तुम अपना मजाक बना रहे हो, एक क्वेश्चन मार के तुम्हारी अपनी फौज के ऊपर कि तुम्हारी फौज जो है वो 2% की फौज है कि जिसको अपनी हिफाजत खुद करना नहीं आती, अपनी सरहद की हिफाजत करना नहीं आती। देखिए कश्मीर का मामला जो है ना, अब इसको जरा सा समझ लीजिए। 275 दिन आज हो गए, ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी जेल बनी हुई है, ठीक। और ये मैं आपको फिर जुमला अर्ज करने जा रहा हूं दावे के साथ कि हिंदुस्तान का शमशान घाट, हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी का शमशान घाट जो सबसे पहला होगा ना, वो कश्मीर होगा। यहां से इनकी जो नफरत, इनकी जो दुश्मनी है, उसकी चिता पर सबसे पहले आग लगेगी। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है
कि इन्होंने जिस तरह से देखें पूरी दुनिया को, मुझे एक जुमले पे बड़ी तकलीफ होती है बार बार, और डॉक्टर साहब मेरी बात को हो सकता है इंडोर्स करें, कि हम एक बार एक बात कहते हैं कि साहब हमें अपना मुकदमा सही तौर से पेश करना नहीं आया, हमने अपना मुकदमा पेश नहीं किया। दुनिया के इंटरेस्ट बड़े मुख्तलिफ हैं। हम अभी यही बात कर रहे थे आपके आने से बड़े पहले मुख्तलिफ इंटरेस्ट कि हम, किसी ने हल्की सी आवाज निकाली, किसी ने सिर्फ सर हिलाया, हमने मिलकर एक आवाज बुलंद देखिए नहीं उसकी की। वजह अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या। अभी आपने देखा रिसेंटली यूएई ने एकदम अपनी भवें ऊपर कर ली हैं। जी मैंने क्यों? हिलजुल हुई है। हिलजुल हो गई ना। हाँ। वजह क्या कि अब मामला उनके ऊपर आ गया, अब मामला उनके ऊपर आ गया। देखिए जब अपने अपने ऊपर मामला आएगा ना, अभी 57 इस्लामी ममालिक कमोबेश जो हमारे हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के तहत चल रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान को अपना मुकदमा, कश्मीरियों का अपना मुकदमा खुद लड़ना है। हाँ, ये और बात है कि जी आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ऐसी बन जाए कि ममालिक आपके साथ आना शुरू हो जाएं, लेकिन आपको सिर्फ स्टैंड करना है। बाहर से खड़े होकर तमाशा देखिए, ये हिंदुस्तान है, तमाशा देखिए, ये आपस में एक दूसरे की ऐसी तैसी कर देंगे। यानी आप क्या समझ रही हैं इस बात को? इस वक्त 67 के करीब कमोबेश वहां पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, ठीक है जी। वहाँ मध्य प्रदेश की तहरीक है, वहाँ नागालैंड की तहरीक है, वहाँ खालिस्तान की तहरीक है, वहाँ कश्मीरियों की तहरीक चल रही है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। ये 67 तहरीकें मुंह से कह देना आसान है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेपरेशन की मूवमेंट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। वहाँ 67 के मतलब एक केक है, 67 हिस्से तो बनने को वैसे ही तैयार है। अब उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मामला है। आपने तो सिर्फ खड़े होकर बाहर तमाशा देखना और कुछ नहीं करना। ये रोज एक बेवकूफ़ी की बात करेंगे कि जी आईएसआई ने ये कर दिया, पाक आर्मी ने ये कर दिया, इनको कहने दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आईएसआई इतनी मजबूत है कि तुम्हारे फौजियों की भी निगाहों में नहीं आती। हमारे लोग जाते भी और आ भी जाते हैं। क्या बात है, हमारे लोग भी तुमसे बेहतर हैं। हाँ। तो जाके आ जाते हैं और तुम लोग जो हो, वैसे लिटरली मुझे बल्कि एक जुमला और कह देता हूँ, नहीं एक जुमला और सुन ली, एक जुमला और कह देता हूँ। कहिए। तुमने मिस्टर इंडिया बनाई थी ना, हाँ। वो तो फिल्म बनाई थी। हमारे यहाँ तो बाकायदा इसका मतलब मिस्टर पाकिस्तान मौजूद है, जो बटन दबाते हैं तो उस सरहद से वहां चले जाते हैं और बटन दबाते हैं तो वहां से वहां आ जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ जब जिक्र हो ही रहा है तो मैं वहाँ के मीडिया का भी जिक्र कर लूँगी। वो जो लोग आपने वहाँ बिठाए हुए हैं वो लिटरली आग उगलते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। उनके शोज़ भी ड्रामा हैं, कंप्लीट ड्रामा। जो वो बात करते हैं, जितनी वो नफ़रत का इजहार करते हैं, जिन लफ्ज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं कि कुछ रहमदिली होती है, कुछ एक रहमदिली भी छोड़ें, आपसे हमें इस चीज़ की तवक्का नहीं है। एटलीस्ट आप जिस सीट पर बैठे हो आपको बाइस्ड नहीं होना चाहिए। बट ये मीडिया है, उनका जो काम कर रहा है, जो सो कॉल्ड आप कहें कि दोनों पसे मंज़र पेश करता है। मेरे हाल में जब गुज़िश्ता साल फरवरी में ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC की वायलेशन और फिर उन्होंने जो यहाँ आकर एक सो कॉल्ड हमारे बालाकोट के इलाके में हमारा दरख्त खराब, हाँ, उन्होंने दरख्त खराब जो किया हमारे था, उस पे हम नाराज हैं उन्होंने उनसे। हाँ। तो उस वक्त पूरी दुनिया ने जो मीडिया का जो रिस्पांस था हमारा और उनका, उसको कंपेयर किया था और बजा तौर पर हमारे मीडिया को इंतहाई जिम्मेदाराना इजहार राय की आज़ादी जो मुकम्मल होनी चाहिए उसको भी सामने रखते हुए, और वो वहाँ यानी कोई सिर्फ तमस्खुर उड़ाने वाली बात नहीं थी। जो हक़ाइक़ जिस तरह थे उसको जिस तरह पेश किया था तो पूरी दुनिया ने उसका क्रेडिट दिया था, और इंडिया का मीडिया इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ, उसका भी मिथ टूट गया। तो यानी सारा जो वक्त आ गया है कि इंडिया की मईशत, इंडिया की जमहूरियत, उसका सेकुलरिज्म, उसका जो कसीरुल जहती एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो क्लेम था इंडियन नेशनलिज्म का, मेरे ख्याल में सारे मिथ एक एक करके टूट रहे हैं। ट्रू। तो हमारा शायद अब मज़े लेने का वक्त आया है। बहुत सब। अच्छा, अभी एक बड़ी मज़ेदार वीडियो थी, और वो हम जो भी खुशी मनाएंगे, आज नहीं तो कल से। बिल्कुल, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले अपनी सेरी ट्रांसमिशन में जुनेद भाई ने ये वाकया सुनाया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये ऐसा ही वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा और फिर दुनिया देखेगी जब तमाम फहरिस्त में इंडिया की बदहाली सरे फहरिस्त होगी ना तारीख़ में, तो इनको पता चलेगा कि मामलात असल में हैं क्या। अभी मीडिया का जिक्र हो रहा था, एक वीडियो आया, वो रिपोर्टर है, वो खड़ा हुआ है, जिस तरह अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये मुसलमान हैं, इनसे ख़रीदारी ना करो, ये सब्जियों को गंदगी करके। अरे जिससे सफाई हमसे ज़्यादा आप कैसे जान सकते हैं? हमारा तो दीन हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये जो आपके जहनों का खलल है ना, ये जो आपके जहनों की गंदगी है, और ये जो ऊपर से सोच आती है ना, हमारे बड़े ही इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सुकून से रहो,
अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करो, अपने अखलाक को बेहतर रखो। हम बैठे हैं, आप लोगों के बड़े ही हड़बड़ाए हुए हैं, इसलिए नीचे तक मामला बहुत गड़बड़ है, जिसके मंजर हम देखते रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और कश्मीर 275 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, क्या सूरत हाल है, दुनिया का क्या रद्द अमल रहा, इंडिया क्या सिचुएशन है, वो सब बहुत खुली आंखों से देख भी रहे हैं। और ये चीज़ अब बरमला इस बात का इजहार हो चुका है कि अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं कि इंडिया जो कर रहा है वो दुनिया के सामने है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका की शय पे इंडिया उछलता है, ये भी लोगों के जहनों में सवाल आता है। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त कश्मीर में बसने वाले नौजवान हैं, या वो नस्ल, वो बच्चे जो इसी लॉकडाउन में पैदा हुए या इसी कर्फ्यू की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो किस जहनी दबाव का शिकार रहे, वो उनकी ज़िंदगी किस तरफ बढ़ रही है, वो क्या सोच लेकर, किस सोच के साथ वो परवान चढ़ेंगे। आई थिंक ये भी आज के वक्त की ज़रूरत है कि हम वहाँ किस तरह की सोच जो है वो तैयार करें, इस पर हम बात करें। लेकिन प्रोफेसर, अमेरिका की शय है जो इंडिया इतना उछलता है, क्योंकि वो उनके साथ भी मिल जाते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो उनके साथ भी बरमला खुशी का इजहार करते हैं। कहीं कुछ समझ नहीं आता, कहते वो ये हैं कि मैं दोनों को मिलाप कराना चाहता हूँ। देखिए, उनकी बेहिसी, उनकी खामोशी और ये जो मुजरिमाना गफलत है, वो तो बहुत वाज़ेह है ना कि वो इंडिया की तरफ उनका टिल्ट है। और उसमें जब नरेंद्र मोदी जब तक वज़ीर आज़म नहीं बना था तो उस वक्त तक उसको तो अमेरिका का वीज़ा भी नहीं मिल रहा था। और फिर ज़ाहिर वो उनके स्टेट गेस्ट हो जाते हैं, सारी वो बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, जैसा शख्स, वो मफादात उनके किस तरह जुड़े हुए हैं और किस तरह उन्होंने अब एक दूसरे को अपनी अवामी बैकिंग भी दिखाने की कोशिश की। जो कुछ नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गया था, मैं कह रहा हूँ कि उन सारी बातों के बावजूद भी पोस्ट कोरोना ईरा जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल रहा है। ओके। और इन हुक्मरानों की सोचों के जाविये भी इनके अपने अवाम के दबाव में बदलेंगे, क्योंकि अब इंतखाबी मंशूर बदल जाएंगे, चाहे वो अमेरिका और यूरोप के ममालिक में इलेक्शन हो, हमारे यहाँ भी, क्योंकि अब तरजीहात तय करनी पड़ेगी। ट्रू। अब इस तरह के आइंदा आने वाले कोरोना से किस तरह लड़ना है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम, तालीम का निज़ाम, इंसानी वसाइल की तरक्की का निज़ाम, ये सारी दीगर चीज़ों पर, शोबों पर ये हावी होना चाहिए। अगर वो उस पर आपका फोकस नहीं है, देखिए बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम फारिग हो गया, अमेरिका ने, यूरोप ने घुटने टेक दिए इसके आगे, तो अब कौन सी चीज़ पहले आएगी? वो उनका जो स्टार वॉर का प्रोग्राम था, जो वो अभी तक बात कर रहा था ट्रम्प के, वो उसकी दोबारा इजाज़त देने जा रहा है कि वो खलाओं में जो है वो लड़ाई लड़ने की। हाँ, एक है कि आलमी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि चीन और अमेरिका की जो सर्द जंग थी वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है। अब वो आ भी रही है खुल के सामने आहिस्ता आहिस्ता। फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जो उनकी जो ट्रेड वॉर है वो जो जहाँ जा रही है। और फिर अब एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम भी बहुत सख्त हो गए हैं कि ये हयातियाती जंग का एक हरबा है। ये जो जरसूमा है, कोरोना जिसे कहते हैं, ट्रू, उसको लेकर अब दोनों ने खुलकर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, पॉम्पियो ने लगाया अभी और कहा, और उसका चीन ने जवाब दिया। अच्छा, फिर चीन का भी एक इंटरेस्ट, ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है हमारे हक़ में कि कश्मीर के आगे मुस्तकिल इस मसले के हल में वो भी इंडिया के कब्ज़े को नहीं मानता है, उसका भी उसमें एक क्लेम है। राइट। तो इस पूरी आलमी जो शतरंज की जो ये नई वो बिसात बिछेगी, तो उसमें भी मुझे महसूस होता है कि ये पूरी ग्लोबल जो सियासत चेंज होगी, आलमी मंशूर चेंज होगा,
यूएनओ का वो तरजीहात उनकी चेंज होंगी, तो उसमें हम बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट और अलर्ट रहना है। सही। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पहले अमेरिका अपने आप को पेश करता था, अब वो वाला जो उसका रोब दबदबा है वो मट्टी में मिल गया, लोग देखते हैं, तो अब जब पॉलिसीज बनेंगी तो वो यकसर तब्दील होंगी, ऐसा ही है? होनी चाहिए, होनी कम से चाहिए। कम। जिन भाई आपको भी ऐसे कुछ नजर आ बात रहा है? डॉक्टर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है सूरत हाल बहुत तब्दील होगी, चाहे वो मीशत के एतबार से है, चाहे वो ताकत के मराकज़ के एतबार से है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल इंतहाई दुरुस्त बात है। लेकिन इसमें इसी पहलू के अंदर एक बात को और ज़रा समझने की ज़रूरत है कि एक एजेंडा वो होता है जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होता है, जैसा कि अब तब्दील होने जा रहा है और तब्दील होगा, इसमें कोई कलाम ही नहीं। लेकिन एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तब्दील नहीं होती, उस पर कैरेक्टर सिर्फ तब्दील होते हैं। शतरंज के जो मोहरे हैं वो तब्दील नहीं होते, बुनियादी तौर पर शतरंज वही रहती है। किस्सा ये होता है कि जो फेसेस सामने होते हैं वो तब्दील होते हैं। जो ये जिसको आप यहूदी ज़ायनिज़्म कहती हैं, ये जिसको हम यहूदी ज़ायनिज़्म कहते हैं, उसका अपना एक फिक्स्ड एजेंडा है। आप कहिए कि अमेरिका उसके बैकअप पे खड़ा है या वो अमेरिका के बैकअप पे खड़ा है, ये इस तरह की बात है कि एक सिक्का है उसके दो रुख हैं। True. काम मफादात की जंग का है। इनके साथ जुड़ गया है हिंदुस्तान, हिंदू ज़ायनिज़्म यहाँ पर जुड़ गया है। अब ये समझ लीजिए ये ट्राइका है बेसिकली, हिंदुस्तान का, इजराइल का और अमेरिका का। और याद रखिएगा, ये मैं इंतहाई वसूख से बात अर्ज कर रहा हूँ, चूँकि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका के अंदर बसती है और हर आने वाले सदर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वो उस कम्युनिटी को जो है अपने हाथ में रखे। लिहाजा कभी भी अमेरिका वो काम नहीं करेगा कि जिससे वो जो आने वाले सदर के जो वोट्स हैं वो उसके हाथ से निकल जाए, और फिर उनका कांग्रेस में अपना एक इन्फ्लुएंस है, वो एक अलग मामला है। वो सही। अच्छा, अब दूसरी जो बात है इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हैं ना, देखिए पूरी दुनिया के सामने सारी सूरत हाल वाज़ेह है कश्मीर की, लेकिन दुनिया इस पर बात नहीं करना चाहती और बात नहीं करेगी। वजह क्या कि ताकत के मराकज़ जो हैं वो कभी भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं, ना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी जंग को उसी अंदाज से जारी रखना है। ये बड़ी बुनियादी बात है। जिस फोरम पे आप जा सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को पहुँचाएं जिस तरह से आप पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील होगी। 72 बरसों के अंदर जितनी कुर्बानियाँ अभी तक कश्मीरियों ने दे दी हैं, ये 72 बरस हमारे सामने हैं। लेकिन अब ये जहन में रखिएगा कि अब जितनी तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है, इतनी ही तेज़ी से आपको कश्मीर के अंदर तब्दीलियाँ मिलेंगी और नज़र आएंगी। यानी ये जो 275 दिन का आपको लॉकडाउन नज़र आया ना, आप क्या समझ रही हैं, ये जिस वक्त ये लॉकडाउन खुलेगा, जिस वक्त ये कर्फ्यू उठेगा, एक बॉम्ब है जो हर घर में तैयार हो चुका है। True. उसको आप खुदकुश हमलावर कह लें, उसको आप बॉम्ब कह लें, वो तैयार है। वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुख्तलिफ जगहों पे फटेगा और उसको फिर ये संभाल नहीं पाएंगे, इनकी फौज इसको संभाल नहीं पाएगी। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है, ऐसी मज़ाहिमत है जिसका हद दर्जा इनको सामना करना पड़ेगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि ऐसी ऐसी तहरीकें इनको नज़र आएंगी जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वहाँ पे क्या होगा, आपको फिर सपोर्ट करेगी खालिस्तान की तहरीक, आपको फिर सपोर्ट करेगी दीगर तहरीकें जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। ये सिर्फ एक समझ लीजिए कि एक स्टार्टर कहीं से मिलने की देर है। जिस दिन ये सही तरह से एक्सप्लॉइड हो गया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि फिर मुख्तलिफ तहरीकें, क्योंकि होता ये है कि जब दोस्त का जो दोस्त होता है वो दोस्त होता है, ठीक है ना, लेकिन जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो बड़ा दुश्मन होता है। जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो क्या होता है? वो भी दोस्त होता है। वो भी दोस्त होता है। हाँ, बात को समझे मेरी। हाँ, तो होगा ये कि वहां पर हो, जब वो मुख्तलिफ किस्म के जब दोस्त मिल जाएंगे ना आपस में और दुश्मन एक होगा, तो फिर वो आपके दोस्त हो जाएंगे, तो आपको वो सपोर्ट एक बहुत बड़ी मिलने वाली है। तो उसका इंतजार कीजिए, वक्त बहुत करीब है इंशाल्लाह। और ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें पाकिस्तान देखेगा, अनकरीब हम देखेंगे, कश्मीरी इंशाल्लाह देखेंगे। ये जो आपको ये कि बीच में जो एक लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। राइट। आपने इब्तिदान भी यही बात अर्ज की थी कि बहुत जल्दी ही, अब कुछ ही देर रह गई है, इसका हम इंशाल्लाह, खामोशी है, फिर शोर आएगा, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, कश्मीरियों का दौर आएगा। वाह वाह, क्या बात है। मैं एक और चीज कहता हूँ, एक ब्रेक ले लूं, फिर हम आके फिर आपसे बात शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम कश्मीर, उस जन्नत नज़ीर वादी में जो लॉकडाउन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि 275 दिन गुज़र चुके हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। अब से नहीं, एक अरसा गुज़र गया। और अभी जिस तरह जुनैद भाई इस बात का ज़िक्र भी कर रहे थे कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो वो किस ज़हनी सोच के साथ जो इस वक्त वो इस लॉकडाउन में हैं, क्या नतीजा देखने को मिलेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया तब्दील हो रही है, लेकिन जो कश्मीर में इस वक्त जो सब सूरत हाल है, उसके बाद जो वहाँ पर अब जो ये जो नस्ल है ये किस तरह से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ेगी, वो दुनिया देखेगी। ब्रेक पे जाने से पहले फ़ारूक सत्तार साहब आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप उससे मुकम्मल कर लें, फिर हम इसको आगे बढ़ाएँ इस बात। नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ ये बात भी रखना चाहता था कि जो कश्मीरी मुसलमान इस वक्त और कश्मीरी मजमूई तौर पर बिलअमूम सब जिस तरह की क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, ये उन क़ुरबानियों का तसलसल है जो हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों के मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान के लिए तहरीक क़याम पाकिस्तान के दौरान दी थी, जो जद्दोजहद की थी, 20 लाख जानों का नजराना दिया था, जो हिजरत के वक्त ट्रेनें कटी थीं, जो काफ़िले लुटे थे, चाहे वो मशरक़ी पंजाब से या जो है यूपी सीपी से, कहीं से भी जब पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे और जो जद्दोजहद की गई थी। तो मेरे ख़्याल में ये जो कुछ भारत का असल चेहरा और जो रवैया सामने आया, इसने इस बात को एंडोर्स कर दिया है कि ये दो कौमी नज़रिया उस वक्त सही था और ये पाकिस्तान का बनना और वो जो कुर्बानियाँ दी गई थी वो सही थी। बिल्कुल। और आज ये पाकिस्तान जो है वो भारत के मुसलमानों के साथ भी खड़ा है और होना चाहिए, बेशक, क्योंकि ये उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद के नतीजे में बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के हक़ में जद्दोजहद की, वोट दिया। लेकिन ये तारीख़ गवाह, इस बात को माना जाता है कि उनकी कुर्बानियाँ सिवा हैं, ज़्यादा हैं और वो कटे लुटे। और आज भी अगर वो कैट का ये कैब का जो बिल है, जो हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप को लेकर, ये सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, वहाँ की अक़लियतों और भारत के मुसलमानों से भी जो हिंदुस्तान की कौमियत का हक़ लिया गया, वो भी उन्हें पाकिस्तान बनाने की जो जद्दोजहद की उनके आबा अजदाद हैं उसकी सज़ा दी जा रही है। राइट। तो ये बात भी तारीख़ के पैराए में हमें इसको समझना बिल्कुल। ज़रूरी है। जुनैद भाई आपकी भी तरफ आऊँगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं, GTV पर भी आप इन्हें सुनते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर बड़ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन सकते हैं मज़हर साहब? हेलो हेलो मज़हर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, हम उनसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जुनैद भाई आपकी तरफ आऊँगी। एक अक़लियती बरादरियाँ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो हिंदू, और वहाँ पर जो हिंदुस्तान में बसने वाली अक़लियती बरादरी, कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? देखिए, मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने भी एक बात फरमाई और उसी तसलसल में कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि मेरे आपके कायद ने जिस पाकिस्तान की फॉर्मेशन की थी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, आज आप देख लीजिए कायदे आज़म का पाकिस्तान कौन सा है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो हिंदुस्तान है वो बुनियादी तौर पे अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान है, जो आज नज़र आ रहा है कि जहाँ पर उन्होंने अक़लियतों को तहस नहस कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया, और वो तस्लीम भी नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी एक बात समझ लेनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर अब नहीं समझेंगे तो अब हम बहुत ताख़ीर कर चुके हैं, मज़ीद हमें ताख़ीर अब नहीं करनी चाहिए। हमारे उनके दरमियान जो एक बात है वो बहुत कॉमन है, वो क्या है जी, कि वो भी अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी अल्लाह के मानने वाले हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉमन बात है वो ये कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। और देखें, ये जो कॉमन फैक्टर है ना, ये अब जाके आगे हमें एक जगह पे खड़ा कर देगा, आज नहीं तो कल ये होगा। वहाँ 26 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ कमोबेश 20-22 करोड़ मुसलमान हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद बनती है, बहुत बड़ी तादाद बनती है। यानी अगर इस एतबार से आप देखें तो तकरीबन 48 करोड़ या 50 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। आपको अब मुत्तहिद होकर सोचना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल के बारे में। पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, यहाँ का मुसलमान वो मुसलमान है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा पे चलते हुए अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तौर पे मुहाफ़िज़ है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बात बहुत दावे से कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में कोई मंदिर, कोई गिरजाघर,
कोई हिस्से नहीं कहोगे, आप मुझे दिखा दीजिए कि जहाँ पर मुसलमानों ने जाकर चढ़ाई की हो या उनके हुकूक को सल्ब किया हो। कभी नहीं। हिंदुस्तान में सुबह शाम की बातें हैं कि किसी स्टेट में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, अक़लियतों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनकी इबादत गाहों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लिहाजा हमने बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान हासिल किया है, दुनिया को पैगाम दे दिया कि हम जाहिल नहीं हैं, उजट नहीं हैं, हम गवार नहीं हैं, हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम दहशत गर्द नहीं हैं। और हिंदुस्तान जो कि दावेदार है इस बात का कि वो सेक्युलर है, बहुत तरक्की याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, शाइनिंग है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ भी नहीं है, बर्बाद है, फारिग लोग हैं, इंतहा पसंद है, उजड़ हैं, जाहिल हैं, दहशतगर्द हैं, कि जिनके पास अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि अगर हिंदुस्तानियों तक मेरी बात पहुंचे, अब उनको ये समझ लेना चाहिए, उनको नजर आ गया है आरएसएस के गुंडे उनके घरों में पहुंच चुके हैं, जनता दल के गुंडे उनके घरों में पहुंच के उनकी औरतों की चादरों को नोच चुके हैं। आज नहीं तो कल ये आग और लोगों के घरों तक भी आएगी। लिहाजा अब कॉमन इंटरेस्ट की बात करें। कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि वहां के जो मुसलमान है और यहाँ के जो मुसलमान है, इनको मिलकर मुश्तरका तौर पर अब अपने आप को यूनाइट भी करना चाहिए और एक नई तहरीक को जन्म देना चाहिए। डेफिनेटली, और वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल बहुत मोहतरम शख्सियत, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, GTV पर भी आप इनका प्रोग्राम देखते हैं, इनका तबसरा सुनते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर बड़ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सुन सकते हैं आप मज़हर साहब? हेलो मज़हर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो, आई थिंक लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक चीज़ और मैं चाहूँगी कि क्योंकि वक्त की भी कमी है, लेकिन मैं वो भी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, जज मत कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। बड़ी मैंने इंटरनेट पे पोस्ट देखी कि जी कोरोना की वजह से इंडिया में लोगों ने इतनी इमदाद दी, इतने पैसे दिए, इतना सब कुछ दिया, पूरी की पूरी लिस्टें जारी की गई। तो मैंने वहाँ पर एक जगह लिखा, मैंने कहा आप लोगों ने एक बार ऐसा किया तो सब ने अपना आदाद और शुमार दे दिया। हमें तो शरीयत ने ये पाबंद किया है कि आपने अपने लोगों का ख़याल रखना है, उनका एहसास करना है, फिर चाहे वो ज़कात के निज़ाम से हो, वो बाहिमी ताल्लुक़ हो, वो दोस्ती में हो, वो सदक़े में हो, वो ख़याल में हो। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये इतना शोर, इतनी जो है वो शोशा कर रहे हैं, एक बार इनको करना पड़ गया, एक बार देना पड़ गया तो उन्होंने लिस्टें जारी कर दी। हम तो हमेशा से करते आए और वेलफेयर स्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मौका आया, जब भी मुश्किल आए, पूरी पाकिस्तान यकजा हुए। सिर्फ हमने लिस्टें नहीं बनाई ऐसे जैसे ये लिस्टें इंटरनेट पर भेज रहे हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में फिलंथ्रॉपी का, खैरात का एक बड़ा कॉन्सेप्ट और तसव्वुर रहा है, लेकिन अगर उसके बाद पूरी दुनिया में कहीं जिक्र होता है और बात होती है फलाह के काम की, खैरात की, चैरिटी की, फिलंथ्रॉपी की, तो उसमें अगर ममालिक की बात हो तो पाकिस्तान सर फहरिस्त है, बेशक सफ़े अव्वल के ममालिक में से है। ऐसा ही ट्रू। और शहर कराची फिर उसमें ख़ास तौर पे, चूँकि बिल्कुल फ़र्जंद कराची होने के नाते से, और मैं देखता हूँ हर कुदरती और नागहानी सूरत आफत में जो कराची के नौजवानों का, कराची के मुखैर हजरात का रोल होता है, वो मिसाली है। तो उस जज्बे का तो कोई मैच और कंपैरिजन है ही नहीं। ट्रू। तो अगर उन्होंने ऐसा कर दिया और उनके ऐसा हो गया, तो वो इतना यूनिक था और एक मरतबा हुआ तो उन्होंने एक एक अदाद शुमार। और मैं यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी जो हमेशा रहे पाकिस्तान से बाहर, लेकिन उन्होंने अपनी मट्टी का, अपने यहाँ बसने वालों का हमेशा ख्याल किया। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर सीनियर तज्ज़ियाकार और बेहतरीन सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बड़ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं सर? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी माजरत, कुछ टेक्निकल शायद इशू है जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो। जुनेद भाई, जब हम कोई नया पहली बार काम ज़हूर होके नहीं दे रहा, बस वो शायद कुछ टेक्निकल इशू है, सम टाइम इट हैपेंस, ऐसा हो जाता है।
وہ کہتے ہیں نا जुनैद भाई की सूरज के आगे उनका मान पड़ा हुआ। जुनैद भाई बार बार इंतजार कर रहे हैं कि आप सूरज तुलो हो। हाँ समातों तक टकराए उनकी आवाज़ हमारी। अच्छा जुनैद भाई, इस पे मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रूर कमेंट करें कि जब हम कोई नई नई चीज़ करते हैं तो फिर हम बड़ा उसको शोशा करके और आदादो शुमार और इस तरह से चीज़ें शायद आपकी भी नज़रों से गुजरी हो कि उसने ये किया, उसने वो किया। अंबानी फैमिली ने इतने दे दिए तो अक्षय कुमार ने इतने दे दिए तो वो अपना आमिर खान ने एक ट्रक भेज दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, ठीक है। हाँ लेकिन जो स्टैट है, जिस तरह से कोरोना वहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, जहाँ जिस तरह से बुरा उनका सेहत का निज़ाम है, वो लोगों के सामने नहीं ला रहे, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ताकि हमारा एक और बुरा और मकरू चेहरा दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि वहाँ की जो गुर्बत है, जो बदहाली है, वो तो लोग देखते हैं, लोगों को पता है। देखिए वहाँ हिंदुस्तान में सूरत हाल ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नस्लों की नस्लें वहाँ पर आपको पता है सड़कों पर पैदा होती हैं और सड़कों पर मर जाती हैं, नस्लों की नस्लें। ट्रू। टॉयलेट्स की ये सूरत हाल है कि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है, अवामी टॉयलेट्स नहीं है। फिल्में बनाते हैं उस जी पे, फिल्में बनाते हैं, गुर्बत बेइंतहा है वहाँ पर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला ये फजूल लोगों पे क्या बात करना, मतलब उनका क्या कंपैरिजन करना, अपनी बात करते हैं ना। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो जज्बा दिया है, पाकिस्तानियों को जज्बा दिया है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, और इंतहाई दुरुस्त बात है। 2005 का ज़लज़ला हो, कोई तूफ़ान हो, कोई सैलाब हो, आप यकीन मानिए ये पूरी दुनिया में अगर आप रैंकिंग के एतबार से देखें ना तो पाकिस्तान में जो जज्बा है ना ये चैरिटी का, ये माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। अल्लाह ने बहुत करम किया है इस सरजमीन के ऊपर, इस सरजमीन के लोगों पे बहुत करम किया है, और ख़ास तौर पे कराची वाले। मुझे याद है अच्छी तरह से 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो पीएफ म्यूज़ियम में जब कैंप लगा हुआ था, मतलब जिस तरह से लोगों ने अपना सब कुछ दिया है, आप मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी अंदाज से जब ये आप वहाँ इस्लामाबाद आप चले जाएँ, अब सूरत हाल वहाँ देखते क्या थी, मतलब जिस तरह से लोग मतलब राशन भेज रहे हैं, ट्रक्स के ट्रक्स भेज रहे हैं, इमदाद भेज रहे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए एक बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, अब चूँकि ज़ाहिर है थोड़ा सा हम कश्मीर से बात करते करते एक दूसरे ट्रैक पे आ गए तो ये बात भी साथ साथ हो जाए। इस वक्त एक उफ्ताद तो ज़ाहिर है कोरोना वायरस की सूरत में है और ये पूरी दुनिया में, और अल्लाह ताला ने एक ना नज़र आने वाले वायरस के ज़रिए से दुनिया को उसकी औकात बता दी है। जो दुनिया के बड़े बड़े खुदा थे ना, अल्लाह ताला ने बताया कि अपनी खुदाई को बंद करो, असल खुदा मैं हूँ। एक बात तो, लेकिन इस उफ्ताद के साथ एक और उफ्ताद है, जो बेरोज़गारी की उफ्ताद है, जो गुर्बत की उफ्ताद है, जो भूख की उफ्ताद है, जो इफलास की उफ्ताद है। आप आए दिन अब खबरें देख रही होंगी, किसी ने वहाँ पे ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने मतलब जो पूरे घर में ख़ुदकुशी कर ली, अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये नज़र आने वाली उफ्ताद है, ये खुदा न खास्ता ये एक धमाके की सूरत में सामने ना आए, लिहाजा अपना अपना किरदार अदा कीजिए। ट्रू, ये है बुनियाद, आगे बढ़ के किरदार बेशक इंतजार मत कीजिए कि आपके दर पे कोई आएगा। डेफिनेटली। और जब वक्त मुश्किल हो, जो लाखों देते थे आज वो हज़ारों देंगे, तो यकीनन अल्लाह उनको उन लाखों का ही अजर देगा, क्योंकि मुश्किल में दूसरों की मदद करना ये रब को बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका, फारूक भाई आपका बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो गई हो तो रब के हुज़ूर माफ़ी की तलबगार हूँ। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, लेकिन इंशाअल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आवाज़, एक नारा मोहब्बत के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।